बोले भारत माता की। अशोक नगर वाले के मजा दिया। आपको मालूम है कि इस देश की सेना भारत की सीमा पर खड़ी हुई है और सामने चाइना की सीमा खड़ी है। हमारे सैनिक घर बार छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने वार त्योहार को छोड़कर हमारी रक्षा के लिए देश की सीमा पर खड़े हुए और बाहर से आने वाले दुश्मनों का आंखें से आंखें गाड़कर, छाती खोलकर खड़े हुए हैं कि अपनी मां का दूध पिया है तो अंदर आकर देखो। हमारी आवाज उन सैनिकों तक जाना चाहिए, उनको ये विश्वास दिलाना है कि सारा देश उनके साथ खड़ा है। तो ऐसे हनुमान जी की मुट्ठी उठाकर बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। ये हुई ना बात जरा। मंच पर उपस्थित इस जिले के जिलाध्यक्ष, हमारे बहुत ही आदर्श कार्यकर्ता और मेरे अति प्रिय उमेश रघुवंशी जी, जरा तालियां बजाकर उमेश का स्वागत करें। हमारी बहुत श्रद्धा का केंद्र और मेरे मित्र देशराज जी की श्रीमती जी, श्रीमती बाई साहब यादव जी, उनका भी तालियां बजाकर अभिनंदन करें। इस विधानसभा में जिनको महत्वपूर्ण जवाबदारी दी है और सागर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक शैलेंद्र जैन जी, जरा तालियां बजाकर उनका भी, चुनाव संयोजक सुभाष जी, चुनाव संचालक रजीन रघुवंशी, श्रीमती रचना नायक जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के खास हैं बिल्कुल श्याम सुंदर शर्मा जी विदिशा के, हरीश बल्ला जी, पूर्व जिलाध्यक्ष नीरज मनोरिया, देवेंद्र रघुवंशी, सनत चौधरी, उपस्थित सभी मंच पर उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, नेतागण, और मैं जिस व्यक्तित्व के लिए यहाँ पर आया हूँ, श्री जज्जी जी, जरा तालियां बजाकर जज्जी को भी आशीर्वाद दें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जज्जी जब यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष थे और मैं इंदौर का महापौर था, तो जो अच्छे काम करने वाले लोग थे सरकार की दृष्टि में, जिन्होंने अपने अपने नगरों में अच्छा काम किया, तो उसमें नगर पालिका में अच्छे काम करने वाले अध्यक्षों में से एक जज्जी भी थे। तब से मैं इनको जानता हूँ। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था उस वक्त, हालांकि थे कांग्रेस में, पर विकास में हमने कभी भी कांग्रेस और बीजेपी को बीच में नहीं लाया। जो अच्छा काम करता है वो अच्छा है, ये हमने मान के चला। इसलिए जज्जी को जब से मैं जानता हूँ कि ये बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। एक बार फिर से अपने आशीर्वाद दें। मित्रों, अभी सारे प्रदेश में 28 विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। मेरे को भी लगभग राजनीति में 40-45 साल हो गए, कभी भी उपचुनाव में 28 विधानसभा के चुनाव नहीं हुए। यह पहली बार हुआ है कि एक साथ 28 विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं। अब इसमें एक विशेष परिस्थिति है। दूसरी बात, और मैं ये देख रहा हूं, मेरा सौभाग्य है कि मैंने अर्जुन सिंह जी के साथ, जब वो सदन के सदस्य थे तब मैं विधायक था, मेरा सौभाग्य है कि मैंने कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी को भी नज़दीक से देखा, उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने सुंदरलाल जी पटवा, कैलाश जोशी जी, मोतीलाल जी वोरा, श्यामाचरण शुक्ला जी, इन सब के साथ, वो सदन के सदस्य थे, मैं भी सदन का सदस्य था, उनको काम करते हुए मैंने राजनीतिक सौजन्यता देखी। पर अभी पिछले दिनों जिस प्रकार शब्दों की दरिद्रता में देख रहा हूं, सच में मेरा सर झुक जाता है मेरा शर्म से। क्योंकि मध्य प्रदेश की एक बहुत अच्छी परंपरा रही, सौजन्यता की परंपरा, विपक्ष को सम्मान देना। मैं इस विषय में सबकी तारीफ करूंगा, अर्जुन सिंह जी की तारीफ करूंगा, मोतीलाल वोरा जी की तारीफ करूंगा, श्यामचरण शुक्ला जी की तारीफ करूंगा, स्वर्गीय माधव राव सिंधिया जी की तारीफ करूंगा, दिग्विजय सिंह जी की तारीफ करूंगा कि वो बड़े अच्छे शब्दों में विपक्ष का सम्मान करते थे। पर पिछले दिनों पता नहीं क्या हुआ, कमलनाथ जी जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, नई पीढ़ी को निराशा हो रही है। मेरा बेटा विधायक है, वो बोला, पापा
कभी आप लोगों के मुंह से हमने ऐसे शब्द नहीं सुने जो कमलनाथ जी बोल रहे हैं। कभी बोलते मुख्यमंत्री नालायक है, शिवराज नालायक है। क्या शिवराज नालायक है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नालायक है क्या? फिर कभी कहते गद्दार, गद्दार हैं लोग। कभी कहते हैं बिक गए, सिंधिया जी को बोलते हैं बिक गए। अरे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी सुनो, सिंधिया जी कांग्रेस में थे, पर उनकी रगों में राजमाता जी का खून है, तो राजमाता जी हमारी नेता रही है। खुददारी सिंधिया जी में है। तुम बिकने की बात कर रहे हो? तुम्हारी संपत्ति कितनी है कमलनाथ जी? दिग्विजय सिंह जी तुम्हारी कितनी संपत्ति है? दोनों की मिला के संपत्ति जोड़ लो, उससे ज्यादा का उनका खाली एक महल है ग्वालियर में जिसमें वो रहते हैं। सिंधिया जी को आप बिकाऊ कह रहे हैं, सिंधिया जी को आप गद्दार कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए, जैसे आज मैं उड़न खटेले में उड़कर आया हेलीकॉप्टर में, वैसे उस वक्त भी मैं उड़न खटेले में घूमता था। मैंने देखा कमलनाथ जी की सभा हो रही है 200 लोग, दिग्विजय सिंह की सभा हो रही 300 लोग, सिंधिया जी की सभा हो रही है 1500 लोग, 2000 लोग। ये दोनों चुन्नू मुन्नू ने क्या किया? एक वचन पत्र बनाया और वचन पत्र में लिखा कि हम किसानों का कर्जा 2 लाख रुपया माफ कर देंगे। अब इन चुन्नू मुन्नू की बात को तो विश्वास नहीं करता कोई। उनने वो वचन पत्र सिंधिया जी को दे दिया। सिंधिया जी खानदानी आदमी, उन्होंने कहा ठीक है, दोनों ने चढ़ा दिया। आप जाके बिल्कुल सब दूर, सिंधिया जी ने भी बाहें चढ़ा चढ़ा के सब दूर बोला 2 लाख रुपए का कर्जा माफ, नौजवानों के खाते में 4000 रुपए, दूध उत्पादकों को 5 रुपए की सब्सिडी बोनस। उनके साथ जज्जी जी भी भिड़ गए, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। उससे बड़ी बात देखो आप, उनके नेता जो दिल्ली से आए, मंदसौर में उन्होंने सभा की, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा। उन्होंने कहा अगर मेरी सरकार बनी और मेरा मुख्यमंत्री बना, यदि 8 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ नहीं किया तो मैं मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। ये राहुल जी ने कहा था मध्य प्रदेश की सभा में, कहा था कि नहीं कहा था? 8 दिन के लिए कहा था ना। आप लोगों ने भी भोले भोले लोग हो, आप लोगों ने भी खट से कोई बात नहीं 2 लाख का कर्जा माफ हो रहा है। नौजवानों ने सोचा मेरे को भत्ता मिल रहा है 4000 रुपये बिना काम की। दूध उत्पादकों ने सोचा मेरे को भी 5 रुपये प्रति लीटर बोनस मिल रहा है। और बहुत सारे जो आए उसको, जैसे भोलेनाथ भी रहते हैं, देव सबके हाँ कर दिए, सबकी हाँ कर दी। अब ये नहीं पता था कि भैया ये भोलेनाथ नहीं है, ये कमलनाथ। चुन्नू मुन्नू दोनों, चुन्नू मुख्यमंत्री के कमरे में, मुन्नू ने एक बंगला ले लिया और ट्रांसफर उद्योग खोल लिया। इसका ट्रांसफर इधर से उधर, गड्डी निकालो, वो नोट गिन रहा है। चुन्नू मुख्यमंत्री बन गया, मुन्नू नोट गिन रहा है, दोनों अपने धंधे से लग गए। अब बेचारे सिंधिया जी सब दूर घूमे, जहां भी जाए लोग पकड़ो सिंधिया जी। बहुत लंबे लंबे हाथ करके बोले थे कि किसानों को कर्जा माफ क्या हुआ? हाँ करता हूँ, चिंता मत करो, करवाऊंगा मैं। 8 दिन से 8 महीने निकल गए, 9 महीने निकल गए, 10 महीने निकल गए। फिर उन्होंने ग्वालियर में जब यहाँ पर किसान भाइयों ने कहा कि सिंधिया जी 8 दिन का बोला था, 8 महीने निकल गए, 10 महीने निकल गए। बोले मैंने सरकार को बोल दिया है कि यदि कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। अहंकार में बैठे चुन्नू मियाँ, उनने मुन्नू मियाँ से राय ली। मुन्नू ने बोला हाँ बोल दो, सड़क पे आ जाए। अब आपको मालूम है इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, ऐसी एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है कि जो जो किया वो सब करके बताया। बोला था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बोला था।
मुन्नू बोलते थे अच्छा रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ले भैया मुन्नू अब तो तारीख भी बता दी, और मंदिर कब बनेगा वो तारीख भी बता दी कि 3 साल बाद दर्शन करना वहां। चुन्नू मुन्नू दोनों जाना, बुढ़ापे में भगवान के दर्शन करने से अगला जन्म सिद्ध हो जाता है, ये वाला जन्म तो ठीक है। राम मंदिर भी बन रहा है। हम जब छोटे थे शाखा में जाते थे तो नारे लगाते थे, एक देश में 2 निशान 2 प्रधान, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। नारे लगाते थे पर समझते नहीं थे कि क्या नारा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जब समझने लगे तो पता लगा अरे ये तो धारा 370 लगी है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही वहां पर वो धारा 370 लगी होने के कारण चल रही। हमने बोला यार धारा 370 हटाना तो बहुत मुश्किल है, किसी ने भी पूछा मतलब बहुत असंभव है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2/3 बहुमत चाहिए जब जाके धारा 370 हटेगी। पर भैया ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की सरकार है। इन्होंने एक दिन के अंदर लोकसभा में रखा प्रस्ताव, जैसे ही प्रस्ताव रखा हमारे कांग्रेस के लोग, धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी तो खून की नदियां बह जाएगी। फिर अलगाववादी ताकतों ने कहा एक भी तिरंगा झंडा लगाने वाला नहीं मिलेगा। फिर जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फिर नारा लगा कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल पैदा होगा। पर हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एक नारे की चिंता नहीं की, धारा 370 हटाई, एक झटके के अंदर 35 से हटाया। जम्मू कश्मीर में वो लोग कह रहे थे कि खून की नदियां बहेगी, एक तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये मैं दावे से कहता हूं, गंभीरता से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में हर पंचायत में तिरंगा लहराया 15 अगस्त को। ये हमारे नेतृत्व की काबिलियत है, जो कहा वो करके दिखाया। ये एक्सप्रेस जो नरेंद्र मोदी जी की चल रही थी, जैसे ही कमलनाथ जी ने कहा कि सड़क पे उतर जाओ, खट से सिंधिया जी अपने साथियों जज्जी सहित सड़क पे उतरे। सड़क पे तो नहीं उतरे, वो एक्सप्रेस में बैठ गए नरेंद्र मोदी जी की। ये लोग सब सड़क पे आ गए, चिन्नू मुन्नू सड़क पे आ गए। अब ये कह रहे गद्दार, अरे भैया तुमने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ हुआ क्या? बताइए, पीछे से किसानों का कर्जा माफ हुआ? तो फिर गद्दार कौन है? नौजवानों को कहा, ये नौजवान खड़े हुए हमारे युवा मोर्चे के, बेरोजगारी भत्ता देंगे 4000 रुपए। किसके बैंक में आया जरा बताओ यार, एक आध तो बता दो यार। वादा किया था कि नहीं किया था? कौन है गद्दार? गद्दार है, दिग्विजय सिंह गद्दार है। भैया गद्दार कहने वाले चुन्नू मुन्नू पहले अपने ग्रेबा में ढाको। चुन्नू मुन्नू को हटाओ। वो तो माहौल देख के लग रहा है कि हटने वाले हैं, हट गए, अब कभी आने वाले नहीं है, कभी आने वाले नहीं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि देश की सीमा पे हमारे सैनिक खड़े हैं, देश की रक्षा के लिए, बाहर के सैनिकों, बाहर के दुश्मनों से। भारतीय जनता पार्टी के यहां पर पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता बैठे हुए, मैं पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से कह रहा हूं कि आपकी भूमिका भी उन सैनिकों जैसी है। जैसे वो बाहर के दुश्मनों से देश की रक्षा कर रहे हैं, वैसे अंदर के दुश्मनों से आपको देश की रक्षा करनी है। इस देश के अंदर यदि किसी विश्वविद्यालय में नारे लगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल पैदा होगा, ये नारे लगाए थे। कोई नादान 4 नौजवान नारे लगा लें तो हम उनको समझा सकते हैं, पर दुर्भाग्य की बात है कि इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल पार्टी के नेता अध्यक्ष राहुल गांधी उस विश्वविद्यालय में जाते, उन सब नारे लगाने वालों की पीठ थपथपाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत को गाली देने वाले लोगों की अगर राहुल गांधी पीठ थपथपाए
तो इसी कांग्रेस को वोट देना चाहिए क्या, मैं आपसे पूछूंगा। और इसलिए देश के अंदर आंतरिक शत्रु हैं, इस देश को अंदर से खोखला करना चाहते हैं। कई अर्बन नक्सल है, अर्बन नक्सल दंगा उन्होंने कराया। अभी जो रेप कांड हुआ उसमें भी बहुत सारी परतें खुलने वाली। इस देश में अंदर से खोखला करके विदेशी फंड के माध्यम से देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शिवराज जी प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किंतु कांग्रेस और उनके समर्थित लोग देश के अंदर कहीं ना कहीं अशांति हो। बहुत दुख होता है हमें। इतनी बड़ी पुरानी कांग्रेस, कहने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का खानदान, चाइना हमारा दुश्मन, देश की सीमा पर खड़ा हुआ है तोप लेकर। ऐसे समय में राहुल गांधी चाइना के राजदूत से चुपचाप जाकर मिलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के इस नेता को चाइना के राजदूत से मिलने की क्या आवश्यकता, क्या जरूरत है, जब हमारा दुश्मन चाइना है। दुनिया की सबसे बड़ी फौज चाइना की है। कोविड से सारा विश्व परेशान है, भारत में भी आर्थिक मंदी है। चाइना ने सोचा ऐसे समय पर मैं सेना भेज देता हूं। उन्होंने 10,000 सैनिक भेजे। उन्होंने सोचा कि ये 62 का भारत होगा। उन्हें ये नहीं पता कि अभी देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने वाला कर रहा है। चाइना ने 10,000 की सेना भेजी, मोदी जी ने 20,000 की सेना भेजी। उन्होंने 10 टैंक भेजे, मोदी जी ने 20 टैंक भेज दिए। उन्होंने 20 विमान भेजे, उन्होंने 40 विमान भेजिए। और विमानों का सबसे बड़ा बादशाह राइफल भी उनकी छाती पर चढ़ा दिया कि आओ। यह भारत का नेतृत्व है जो डरता नहीं है, दबता नहीं है, झुकता नहीं है। ऐसे समय में कांग्रेस के लोग यदि चाइना के राजदूत से मिलेंगे तो क्या कांग्रेस के साथ हमें खड़े रहना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। होना चाहिए। अरे लोग तो कहते हैं कि सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर अभी आए। मैं कहता हूं सिंधिया जी पहले से ही दिल से यहां थे। इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो कांग्रेस में थे, नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाई, कांग्रेस ने विरोध किया, सिंधिया जी ने समर्थन में ट्वीट किया था कांग्रेस में रहते हुए। राम मंदिर का विषय आया, मोदी जी जब राम मंदिर बनाने गए, कांग्रेस ने विरोध किया, सिंधिया जी ने ट्वीट करके समर्थन दिया कांग्रेस में रहते हुए। कांग्रेस में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समर्थित करते रहे। कई बार हो जाता है, ग्वालियर के स्टेशन पे गए, जाना था आगरा, बैठ गए चेन्नई की ट्रेन में। रास्ते में आने के बाद ध्यान आया कि अरे जाना था आगरा, दिल्ली, चेन्नई में बैठ गए। उतरे वापस, जो स्टेशन मिला वहीं से, और वापस आगरा की ट्रेन में बैठ गए। सिंधिया जी भी गलती से बैठ गए थे चेन्नई की ट्रेन में, उतर गए, वापस आ गए, नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस में बैठ गए। अब देश के विकास में और प्रदेश के विकास में, देश के विकास में मोदी जी के साथ है, प्रदेश के विकास में शिवराज जी के साथ सिंधिया जी और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और इसलिए जैसे मैंने बात के प्रारंभ में कहा था कि मैंने भी अपने जीवन के अंदर पहली बार 28 विधानसभा के उपचुनाव देखे। ये 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए तो सिंधिया जी के साहसिक निर्णय के कारण। सिंधिया जी को गद्दार कहने वालों, पहले अपने गिरेबा में झांक कर देखो तुम। अभी एक नया बोल दिया, नंगे भूखे। शिवराज जी बोले मुख्यमंत्री नंगा भूखा है। मामा है वो तो, मामा है, नंगे भूखे शिवराज जी। कमलनाथ जी, ये ईश्वर की कृपा है कि मेरा जन्म एक मील मजदूर के हुआ, शिवराज जी का जन्म किसी किसान के वहां हुआ। कमलनाथ जी, आपका जन्म किसी उद्योगपति के हुआ। आपके पास कोठी है, बंगला है, तिजोरी में पैसा है, पर नीयत ठीक नहीं है, नीति ठीक नहीं है।
शिवराज जी भले ही गरीब के घर में पैदा हुए पर दिल से अमीर हैं। दिल खोल के उन्होंने सबको बांटा है। और तुमने घोषणा करके धोखा दिया है। तुमने घोषणा की थी कि हम किसानों को देंगे, नौजवानों को देंगे, सबको देंगे, और आपने कुछ नहीं दिया। और इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर ही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कहता है वो करता है। जब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता में आया, आप सब जानते हैं, पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। आपको याद है? यहां गांव के रहने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ खड़ा करें। काफी लोग गांव के हैं। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की तो किसने की, ये बताइए आप? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने। जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है, लाल किले की प्राचीर पर खड़ा होता है। लाल किले की प्राचीर पर खड़ा होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को कुछ दिखा तो गांव की सड़क दिखी, उन्होंने वहीं से घोषणा की कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से मैं हर गांव को जोड़ूंगा। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लाल किले की प्राचीर पर खड़े हुए तो उनको दिखी गांव की चूल्हे पे रोटी बनाती हुई महिला। आप सब जानते हैं, माननीय मोदी जी चाय बेचते थे, उनके पिताजी चाय बेचते थे, उनकी मां लोगों के घरों में काम करके अपना घर बार चलाती थी। मोदी जी बहुत छोटे थे। जब मोदी जी चाय बेच के घर आते थे, उनकी मां लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाती थी, धुआं आता था, अपने पल्लू से आंसू पोंछती थी। नरेंद्र मोदी छोटे थे, वो ईश्वर से प्रार्थना की उन्होंने कि जिस दिन मैं इस लायक बनूं तो मेरी मां क्या, दुनिया की किसी भी मां के आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। और ये कहते हुए मुझे गर्व है कि लाल किले की प्राचीर पर जब हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़ा होता है तो झंडा वंदन करने के बाद उसे कुछ दिखाई देता है तो गांव की वो मां, बहन, बेटी दिखाई देती है जो लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती है। वहीं से घोषणा करते हैं कि उज्ज्वल योजना के माध्यम से उन सब मां बहनों को फ्री में गैस का चूल्हा दूंगा। 10 करोड़ मां बेटियों को गैस का चूल्हा देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की विशेषता है। और इसलिए मित्रों, बहुत लंबी गाथा। शिवराज जी ने क्या नहीं किया? शिवराज जी ने किसानों का कर्जा 18% से 0% किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? जरा हाथ उठा के बताओ मुझे। हमारे बुजुर्ग बोले, हमें बुजुर्ग देखते हैं कि बेटे की आमदनी कम है, पर उसकी भी इच्छा होती है कि मैं बुढ़ापे में कहीं पर तीर्थ यात्रा करने जाऊं। इस बुजुर्ग के दर्द को किसने समझा? इस नंगे भूखे शिवराज सिंह ने। उनने कहा इस प्रदेश का जो गरीब तीर्थ यात्रा करना चाहे वो हमारे विधायक जी के पास नाम लिखा दे, मैं उसको चारों धाम की यात्रा कराऊंगा। ये शिवराज जी, नंगे भूखे शिवराज जी का योजना है। शिवराज जी को नालायक कहने वाले कमलनाथ जी, इस प्रदेश की जनता इस 28 चुनाव में तय कर देगी कि नालायक कौन है, खलनायक कौन है और इस प्रदेश के लायक कौन है। आपको तय करना है। आपको तय करना है कि शिवराज जी नालायक है कि लायक है और खलनायक कौन है इस प्रदेश की राजनीति में। यह आपको तय करना है। और इसलिए मित्रों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे आगे भी जाना है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। शैलेंद्र जैन जी ने मुझे कहा कि आपको विजय रैली में आना पड़ेगा। यदि आप फिर से बुलाना चाहें तो जज्जी भाई को आप हजारों वोट से जिताइए। मैं विजय जुलूस में आऊँगा। और एक वादा और करता हूँ, मैं मेयर था, इंदौर को मैंने बहुत खूबसूरत बनाया। इंदौर सफाई के क्षेत्र में चौथी बार नंबर 1 आया है। मैं अशोक नगर आऊँगा, अशोक नगर भी नंबर 1 बने जज्जी के नेतृत्व में, इसका प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। दोनों हाथ उठा के जरा मेरे साथ संकल्प लें, आप सब जज्जी को जिताएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।